अब हमको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करनी है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईडी भी बोलते हैं। तो ईडी इज मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। मतलब ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में कोई कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो ये लोग करेंगे। साथ ही साथ एक और कानून है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को हम लोग शॉर्ट में फेमा भी बोलते हैं। फेमा के तहत में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि कितना पैसा भारत के बाहर लेकर जा सकते हैं एक्सचेंज कराकर किसी फॉरेन करेंसी में, कितना पैसा भारत में लेकर आ सकते हैं। अगर कहीं पर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का, इस कानून का अगर वायलेशन होता है और उसका फिर केस बनता है या कहीं पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर डाली गई है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी ईडी करती है। और फेमा के तहत में फॉरेन एक्सचेंज के लॉस का अगर कहीं पर कोई वायलेशन हो रहा है, कहीं पे कोई अगर उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो करने की जिम्मेदारी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आती है। अब क्योंकि चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वेस्टिगेशन करा लो या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस के तहत में कोई कानून है, कोई अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, ये सारे के सारे अपराध आर्थिक अपराध हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। जहां पर भी आर्थिक अपराध या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात आ गई, पैसे का जिक्र आ गया, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो मिनिस्ट्री रोल में आ जाती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। और जिस डिपार्टमेंट को के तहत में ये लोग अपना सारा काम निभाते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो याद रखना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में आता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में आता है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में ये लोग काम करते हैं, तो उसका जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ये लोग अपना सारा काम करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब ये तो खैर इनके फंक्शंस हो गए और किसके अंडर में ये काम करते हैं वो बात हमने डिस्कस कर ली। एक बार हम ईडी की पूरी हिस्ट्री भी देखते हैं कि ईडी की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ये संस्था निकल कर आई है। तो इसका जो पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन ऑफ ईडी गोज बैक टू 1956 व्हेन एन एनफोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग वायलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947। मतलब ये कि 19 ईडी की जो शुरुआत है वो 1956 में हुई थी। 1956 में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत में। यानी कि इन्फोर्समेंट यूनिट की जिम्मेदारी थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में रहकर काम करेगी या फिर उनको रिपोर्ट करेगी। और इसको काम ये दिया गया था, एक कानून हुआ करता था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 या फिर फेरा 1947। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत में अगर कहीं पर भी कोई फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वो सारे वायलेशंस का इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट यूनिट को दी गई थी 1956 में। यहाँ से ईडी की शुरुआत होती है। 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम चेंज कर दिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड इसी के साथ में ईडी को अपना जो आज का प्रेजेंट नाम है वो मिलता है। 1960 में, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईडी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1960 तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसको रिपोर्ट करता था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिपोर्ट करता था या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में वो काम करते थे। 1960 में मगर इस चीज़ को चेंज किया गया और ये बोला गया क्योंकि इन लोगों का जो मेन काम है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के जितने भी वायलेशन उनको स्टडी करना है या उनको उनके इन्वेस्टिगेशन को करना है। पैसा इन्वॉल्व है और ये जो अपराध यहाँ पर हो रहे हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो बेहतर ये रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उनको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाए और उनके अंडर में लोग ये सारा काम करें, उनको रिपोर्ट करें तो बेहतर रहेगा। तो 1960 में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हाथ में आ गया, एंड यहीं से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में काम करने लगे। अब 1947 का जो ये आपका कानून बनाया गया था जिसको शॉर्ट में हम लोग फेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, इसको चेंज किया गया 1973 में और इसकी जगह पर एक नया कानून पास किया गया जिसका नाम रखा गया फेरा 1973, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। बाद में इसको भी चेंज किया गया 1999 में और इसकी जगह एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देन तो एक तो फिर ये जिम्मेदारी हो गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, भैया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेरा जिसको हम लोग बोलते हैं 1999 में जो पास हुआ था, इसके तहत में अगर कोई वायलेशंस वगैरह हो रहे हैं तो वो सारे वायलेशंस इन्वेस्टिगेट करो। दूसरा 2002 में कानून पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसको 1 जुलाई 2005 से लागू कराया गया था। इसके तहत में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसको भी डिफाइन किया गया, कितने तरीकों की होती है और इससे रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस वगैरह की, मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ईडी को जो है जिम्मेदारी दी गई मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में जो भी केसेस वगैरह हैं उनके इन्वेस्टिगेशन की और उनको उनके अंजाम तक लेकर जाने की। यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। पहले ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत में जो भी वायलेशंस हो रहे थे उनको ही इन्वेस्टिगेट करते थे, बट अब मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई और यहाँ से इस संस्था की पावर्स आप एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड उसके बाद से ये दो जिम्मेदारियाँ आज तक ये लोग निभा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो बात हमको करनी है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की,
कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली चीज़, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड इसको हेड करते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है जी, इसमें एक डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं, वो इस पूरी की पूरी संस्था के मुखिया होते हैं। इसके बाद दिल्ली के अलावा या फिर दिल्ली को इंक्लूड करके इनके कुल मिलाकर 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक चंडीगढ़ में है, कलकत्ता में है और एक दिल्ली में है। ये सारे के सारे जो सारे के सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, इनको हेड करते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। तो याद रखिएगा, ईडी का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। कहाँ बैठता है? दिल्ली में, हेडक्वार्टर में। इसके बाद दिल्ली को शामिल कर कुल मिलाकर 5 रीजनल ऑफिसेज बनाए गए और हर एक रीजनल ऑफिस को कौन हेड करता है? एक स्पेशल डायरेक्टर होता है इन्फोर्समेंट का, वो इनको हेड करता है। इसके बाद इनके 10 जोनल ऑफिसेज हैं जिनको एक एक डेप्यूटी डायरेक्टर हेड करते हैं और उसके बाद में इनके 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं जिनको एक एक असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करता है। तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे टॉप पर कौन है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बैठा हुआ है, उसके नीचे 5 आपके स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट बैठे हुए हैं, उसके बाद में आपके 10 जोनल ऑफिसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर बैठे हुए हैं और 11 सब जोनल ऑफिसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बनाकर पूरे देश को कवर किया गया। नेक्स्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब से लोगों को देखने लगा है कि ईडी एक बड़ी पावरफुल संस्था है, नेताओं को भी उठा लेती है, तब से लोगों की रुचि जाग गई है कि आखिर इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसमें नौकरी कैसे मिलती है। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा जोक बन गया है कि आजकल लोग आईएएस और आईपीएस की जगह आईआरएस ऑफिसर बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताकि वो ईडी में जा सके। तो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता कि ईडी अपना नोटिफिकेशन निकालती है और अपने ऑफिसर्स या अपने कर्मचारियों को सेलेक्ट करती हो। दूसरी जो सर्विसेज हैं यूपीएससी के तहत में या दूसरे एग्जामिनेशन के तहत में जो आपके ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं या जो दूसरा स्टाफ जो रिक्रूट किया जाता है, उसी में से ये लोग फिर अपने बंदे चुन लेते हैं, उसी में से ये लोग अपने लोगों को लेकर आते हैं। तो ईडी के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है? डायरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको उठाया जाता है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके ऑफिसर्स को भी जो है ये लोग ले लेते हैं। सबसे प्रोमिनेंटली जिस सर्विसेज से ये अपने ऑफिसर्स को लेकर आते हैं वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, उसके बाद में इंडियन पुलिस सर्विसेज, कुछ आईएएस के बाबू भी आते हैं एंड ये सब लोग जो है फिर मिलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेरियस फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट ईडी का अलग से नहीं होता, दूसरी सर्विसेज से ये अपने ऑफिसर्स को या फिर अपने कैडर को रिक्रूट करते हैं या फिर वहाँ से भर्ती करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पूरे के पूरे टॉपिक का कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में काम करती कैसे है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनके पावर्स वगैरह क्या होता है, तो अब उसको देखते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी भी केस में कार्रवाई अगर करती है तो किस तरह से करती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो इसका जवाब यह है कि एक बार जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ईडी को अगर कोई केस दिया जाता है कि साहब इस केस में हमें अंदेशा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, तो फिर ईडी उसके सारे फैक्ट्स को पढ़ती है, जो भी उसके सामने डॉक्यूमेंट या जो भी सबूत आते हैं उनको स्टडी करती है, अपनी तरफ से भी कुछ सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की कोशिश करती है। सब कुछ पढ़ पढ़ा के केस को स्टडी करने के बाद में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अपने आप को संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई ये फलाना फलाना जो केस है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक बार अगर ईडी के ऑफिसर इस बात को लेकर कन्विंस हो गए, तो फिर वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में जो भी व्यक्ति इस केस में शामिल हैं, जिनके घरों पर वो चाहते हैं या प्रॉपर्टीज़ पर अगर वो चाहते हैं छापे डालना, सर्च करना, तो फिर वो वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और एक बार वहाँ पर सर्च करने के बाद में अगर उनको कुछ मनी मिल जाता है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है केस से रिलेटेड, अगर कोई और चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उसको जब्त भी कर सकते हैं। तो ये पहला के पॉइंट होता है कि केस मिलने के बाद में, केस को स्टडी करने के बाद में अगर ईडी को लगता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, चाहे घर हो, चाहे उनका घर हो या फिर उनका ऑफिस हो या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर छापे मारे जा सकते हैं और वहाँ पर अगर उनको केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको जब्त किया जा सकता है। अब एक बार छापा मारने के बाद में और केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उनको जब्त करने के बाद में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डॉक्यूमेंट कितने सीरियस हैं और कितने सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ इशारा करते हैं, उसके बेसिस पर फिर वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि सामने वाले को अरेस्ट करना है या नहीं करना। जैसे अपन ने रामलाल नाम के स्मगलर का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी की बात कर लेते हैं कि अथॉरिटीज़ ने अगर रामलाल के ठिकानों पर छापे मारे और वहाँ से उनको थोड़ा बहुत कैश मिला और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट मिले और उनको ये पता चला कि यार ये टुच्चा सा स्मगलर है, कुछ खास ही कुछ करता धरता नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हो सकता है वो रामलाल को अरेस्ट करें, हो सकता है अरेस्ट ना करें। पर पता चला कि रामलाल के पास में 500 करोड़ रुपया मिल गया, साथ ही साथ ये पता चल गया कि मियाँ खलीफा और जॉनी सिंस के साथ भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा हुआ है गुनाहों का देवता। ऐसी कंडीशन में फिर ईडी वाले बोलेंगे ये तो यार बड़ा खिलाड़ी निकला, प्रकाश बीड़ी बोल के हमें बेवकूफ़ बना रहा है और यहाँ पे इसने अच्छा खासा पैसा जमा करके रखा हुआ है। निश्चित तौर पर ये क्यूबन सिगार्स की स्मगलिंग के अलावा और भी कुछ करता है। इस तरीके का अगर उनका अंदेशा बन गया तो ऐसी कंडीशन में रामलाल को उठा लिया जाएगा और कस्टडी में ले जाकर चार डंडे मारे जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अगर किसी भी जगह पर सर्च करने के बाद में, छापा मारने के बाद में, दबिश करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स या केस से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने खतरनाक क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि सामने वाले को उठाना है या नहीं उठाना है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में ये पावर भी है कि अगर वो चाहें तो किसी व्यक्ति को पहले उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहें तो डायरेक्ट उसके घर पर छापा मारने जा सकते हैं और अगर उनको वहाँ पर फिर कुछ सामान मिलता है तो उसको वहाँ से सीज कर सकते हैं। जैसा भी केजरीवाल साहब के केस में हुआ था
कि केजरीवाल साहब को एक के बाद एक 9 सम्मन भेजे गए थे, मगर उसके बाद भी वो नहीं आए। कायदे से ऐसा होता है कि 3 सम्मन के बाद में अगर आदमी नहीं आता तो उसके खिलाफ नॉन वेरिएबल वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। बट ऑब्वियस ही बात है, ये चीफ मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के, तो इनको ऐसे उठाया नहीं जा सकता था। बट ईडी अगर चाहती तो इनको समन करके बुलाती भी ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, और चाहती तो डायरेक्टली इनके घर पर जाकर छापा मार सकती थी। मारा नहीं वो एक अलग बात है, मगर उनके पास में सेक्शन 50 है पीएमएलए का, इसके तहत में पावर है कि किसी व्यक्ति को पहले जनरली होता क्या है, किसी को आप क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हो, फिर उसके बाद में कुछ संदेह या संशय लगता है तो फिर उसके बाद में आप इस तरीके से छापेमारी करते हो, सर्च वगैरह के वारंट इशू कराते हो, सारी चीज़ें करते हो। बट ईडी के पास में पीएमएलए के तहत में ये पावर है कि किसी को बुलाना चाहो तो बुला लो, ठीक है, मगर नहीं भी बुलाना चाहते हो, क्वेश्चनिंग नहीं भी करिए, बुलाया भी नहीं है, उसके पहले भी आप उसके घर पर जाकर छापा या उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाकर छापा मार सकते हो, और वहाँ से अगर सामान वगैरह खतरनाक मिल गया तो उसके बेसिस पर उसको डायरेक्टली अरेस्ट भी कर सकते हो बिना क्वेश्चनिंग किए हुए। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले सामने वाले को सम्मन कर बुलाया जाए, उससे फिर बातचीत की जाए और उसके बाद में ही सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की जाए। उसको पता भी नहीं चलेगा, पता चला उसको आइडिया भी नहीं है कि ईडी वाले काम कर रहे हैं, और एक दिन ईडी वाले घर आ गए, खटखटाया, नॉक नॉक नॉक, और उसके बाद में पता चला पूरा घर उलट पुलट के रख दिया, और उसके बाद बोला कि अब हम तो जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ में लेकर चलेंगे एंड यू आर अंडर अरेस्ट। ये भी हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पावर पीएमएलए के में सेक्शन 50 के तहत में ईडी को दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया, किसी व्यक्ति को उठा लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी कंडीशन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 60 दिन का टाइम मिलता है अपनी चार्जशीट फाइल करने का। एंड इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपने पीएमएलए के तहत में कोई अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो आपको मैक्स टू मैक्स सज़ा जो है वो 7 साल तक की मिल सकती है। और अब जो आपके नए भारतीय दंड संहिता और जो नए आपके कानून वगैरह आ रहे हैं उसके तहत में ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं कि अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में 60 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट आपको फाइल करना है। 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा दी जा रही है तो 90 दिनों के अंदर में आपको चार्जशीट फाइल करनी है, और एक्सटेंशन लेने के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों अब तक चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं की है। तो उसी के तहत में ये कानून बना हुआ है कि अगर 7 साल, क्योंकि पीएमएलए के तहत में अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया तो 7 साल तक की मैक्सिमम सज़ा होगी, इसलिए किसी को उठा लिया गया तो 60 दिनों के अंदर अंदर उसके खिलाफ में आपको चार्जशीट अरेस्ट करना पड़ेगी। सपोज कर लीजिए कि इन्होंने किसी को अरेस्ट किया ही नहीं है, मगर इन्होंने भर भर कर काफ़ी सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को सीज कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया है। ऐसी कंडीशन में जो अटैचमेंट वगैरह किया गया है, क्यों किया गया है, और बाकी फिर वो क्या प्रोसिक्यूशन अभी क्या कार्रवाई कर रहा है, इन सारी चीज़ों की जो भी रिपोर्ट है वो भी जो है 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है या कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये इनका काम करने का पूरा प्रोसीजर है। PMLA allows the ED to take cognizance of any offence under its wide-ranging schedule across the country with or without the consent of state governments। अब क्योंकि ईडी के पास में PMLA के तहत में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की पावर है, मनी लॉन्ड्रिंग 50 तरीके से की जा सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी सेक्टर में की जा सकती है। तो उसके चलते ईडी के पास में आप कह सकते हैं बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या फिर बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं, ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें इन्वेस्टिगेट करने का पावर बाय डिफॉल्ट ईडी के पास में आ जाता है। अब PMLA का जो कानून है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर देता है कि वो किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है तो उसके खिलाफ में वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका कॉग्निजेंस लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी एक्टिविटीज वगैरह को करने के लिए। वजह यह है कि PMLA ने साफ लिखा हुआ है कि कहीं पर भी आपको पता चले कि कहीं पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, उस स्टेट में उस सस्पिशियस एक्टिविटी के खिलाफ में आप अपना एक्शन, अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जाए बाढ़ में, आपको चाहे परमिशन दे चाहे परमिशन ना दे, आपको इस तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट के चलते कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसेंट ना दे या फिर कोई कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसको ऑर्डर ना दे, तब तक वो किसी पर्टिकुलर केस को किसी स्टेट में जो है जाकर परस्यू नहीं कर सकती। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईडी को इस तरीके की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यही पॉइंट सेकंड वाले इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ देयरफॉर बीन एबल टू रजिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट बेस्ड ऑन FIRs फाइल्ड इन स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को PMLA के तहत में किसी स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ, किसी बड़े आदमी के खिलाफ किसी स्टेट में अगर किसी स्टेट पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है तो उसको कॉग्निजेंस बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्होंने भी रजिस्टर किए हैं ईडी वालों ने, और उसके बाद में फिर बड़े बड़े नेताओं को उठाया ही गया है, वो आप देख ही रहे हो आज हाल फिलहाल में, और उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। ये पावर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में भी नहीं है, और इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बहुत पावरफुल संस्था अपने आप में बन जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना है।
अच्छा, एक बात और कि ईडी के अलावा एक संस्था और है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनके पास में भी ये पावर है कि वो स्यू मोटो अपनी मनमर्जी से कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी ऑफेंस का अक्रॉस द कंट्री एंड अकॉर्डिंगली एनआईए एक्ट के तहत में उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। बट कुल मिलाकर ऐसे 12 ऑफेंसेस बनते हैं जिसमें एनआईए अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकता है एंड उसमें उसको किसी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये टेररिज्म से रिलेटेड आपके एक्शंस वगैरह हैं, मगर ईडी क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंस वगैरह के इन्वेस्टिगेशन करती है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस का अपना जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो ईडी के पास में काफ़ी कह सकते हैं वाइड पावर है, वो काफ़ी सारे वेरियस केसेस में जो है अपना कॉग्निजेंस लेकर काम कर सकते हैं। एनआईए के पास में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप है जिसमें वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है, एनआईए और ईडी दो संस्थाएं इस तरह से अपना स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर काम कर सकते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर गैमट की बात की जाए तो ईडी के पास में आप कह सकते हैं ज़्यादा वाइड रेंज है, ज़्यादा कह सकते हैं कैटेगरीज हैं जिनमें वो जाके अपनी तरफ से जो है कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। एनआईए का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बातें हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे बन सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। डिटेल में हमने इसको कवर किया है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस किस तरीके के ऑफेंसेस वगैरह को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो जवाब है मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के वॉयलेशन के जो भी केसेस बनते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन ही करता है। दूसरा क्वेश्चन किसके तहत में आता है, मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में, और डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत में। कब बनाया गया था ईडी को, 1956 में बनाया गया था। तब इसका नाम ईडी नहीं हुआ करता था, इन्फोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, एंड तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत में आता था। जिम्मेदारी थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के वॉयलेशन वगैरह को कि केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। 57 में नाम बदल दिया गया, गंगाधर को शक्तिमान बनाया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम रखा गया, एंड 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया। और बाकी तो फिर सारी बातें हमने करी हैं कि कैसे कैसे फिर इसको पावर्स वगैरह फर्दर मिलती चली गई, और आज की तारीख में ये जो दो कानून हैं इनके इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी अथॉरिटी इसके पास में कैसे है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बैठता है नई दिल्ली में, 5 रीजनल ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे रीजनल ऑफिसर्स स्पेशल डायरेक्टर संभालते हैं, और इसके बाद में जोनल ऑफिसर्स को डिप्यूटी डायरेक्टर एंड सब जोनल ऑफिसर्स को असिस्टेंट डायरेक्टर। रिक्रूटमेंट कैसे होता है वैसे तो ये नहीं पूछेगा, मगर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से प्रोमिनेंटली अपने अफसरों को उठाते हैं, और उसके बाद में आईपीएस से कुछ बाबू भी आते हैं, बट प्रोमिनेंटली आईआरएस और आईपीएस से अपने अफसर को उठाते हैं। फंक्शन कैसे करते हैं वो सारा अपन ने देख लिया। किसी आदमी को पहले इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहें तो डायरेक्टली उसका प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, वहाँ से सामान और डॉक्यूमेंट जो भी सामान उनको मिलेगा उसके बेसिस पे फिर डिसाइड कर सकते हैं सामने वाले को उठाना है नहीं उठाना। उठा लिया या नहीं उठाया डजेंट मैटर, 60 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्जशीट लगाना पड़ती है। वजह यह है कि पीएमएलए के तहत में अपराध जो किए जाते हैं आर्थिक अपराध होते हैं, और उनकी सज़ा मैक्स टू मैक्स 7 साल तक के लिए आपको दी जाती है। लास्ट बात कि पीएमएलए के तहत में ईडी के पास में ये पावर है कि वो स्टेट्स के कंसेंट के बिना भी आपकी स्टेट पुलिस फोर्सेज ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लगा रखा है तो उसके बेसिस पर अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर सकते हैं। ये पावर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में भी नहीं है, एनआईए के पास में है, मगर एनआईए बस बहुत कुछ लिमिटेड केसेस में ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ईडी के पास में बहुत वाइड रेंज ऑफ केसेस में पावर एक्सरसाइज करने का चॉइस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इसमें से जितनी चीज़ें पूछी जा सकती थी, जो जो कवर किया जा सकता था, सब अपन ने पढ़ा है। मुझे एक बहुत गट फीलिंग है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा एंड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ से किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।